सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, मुल्क की जो मजमूई सूरत हाल है वो ये तकाजा करती है कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, मुल्क में जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो नीचे आए, लेकिन हो इसके मुकम्मल तौर पे बरक्स है। ये जो मसाइल हैं जिनकी वजह से ना हम अमन अमान के मसाइल हल कर पा रहे हैं, ना अपनी माशी सूरत हाल हम बेहतर कर पा रहे हैं। कई तलवारें हैं जो हम पर लटकी हुई हैं, जिसमें आपने IMF की जो हालिया रिपोर्ट है उसकी भी बात है। मुल्क में जो बेरोज़गारी है, मुल्क में इन्वेस्टर नहीं है, इन्वेस्टर का एतमाद किस तरह से बहाल होगा अगर यही सूरत हाल होगी। लेकिन आई डोंट नो कि हुकूमत वक्त समझना नहीं चाहती, उसको समझ में नहीं आ रही, या वो जानबूझकर ये करना ही नहीं चाह रही। नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हालात हैं वो तो अजीब ही कहानी कह रहे हैं। मामला ये है कि सोहेल आफरीदी साहब, जिन्होंने जो 15 अक्टूबर को वज़ीर आला बन गए, वो जब से लेकर अब तक तकरीबन 1.5 माह का अरसा गुजर गया या गुजरने वाला है। वो ये कहते हैं कि जी मेरे लीडर से एक जेल में मुलाकात करा दें, लेकिन हुकूमत मुलाकात नहीं कराती। अब वो तमाम सहाफ़ियों से, लोगों से ये पूछते फिरते हैं कि मुझे वो तरीक़ा बता दें, क्योंकि सारे आईनी और कानूनी रास्ते तो मैं एक्सरसाइज कर चुका हूँ। अब वो तरीक़ा बताएं जिससे मैं हुकूमत को ज़ोर डालूँ या हुकूमत से कहूँ या अपने लीडर से मुलाकात करूँ। हुकूमत का कहना यही है कि इनकी धमकियों की वजह से और इनकी इन तड़ियों की वजह बात नहीं होने देते। साजिश बयानी का नहीं पता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इमरान खान साहब का जो ट्विटर है उससे जो मवाद सामने आता है वो हेटेड भी है, बहुत सारी चीज़ों पे उस पर लोगों को एतराज़ भी है। और ये आप छोड़ दें हुकूमत को एतराज़ है या नहीं है, छोड़ दें उनके नाक़दीन को एतराज़ है या नहीं है, उनके अपने लोग PTI की अक्सरियत जो है वो उसको ना लाइक कर रही होती है, ना रीट्वीट कर रही होती है, और ना उससे वो उनमें कॉन्सेंट नज़र आ रहा होता है। लेकिन बहरहाल ये इस सूरत हाल है। बड़े अरसे बाद हमने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब मीडिया पर आए और हम उम्मीद कर रहे थे कि आए हैं तो कोई विजनरी लीडर हैं, PMLN कहती है तो कोई विजनरी बात करेंगे, कोई 2025 की बात करेंगे, कोई 2026 का प्लान देंगे, कोई आगे 10 साल का 5 साल का प्लान देंगे। लेकिन उनकी बातों से लग ये रहा है कि वो अभी भी 2017 और 2018 में ही रह रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो इमरान खान को लेकर आए वो ज़्यादा बड़े मुजरिम हैं, तो जो ये ना भूले नवाज शरीफ साहब के जो इमरान खान को लेकर आए थे निकालने वाले भी वही थे, और जो लेकर आए थे अगर आप उनसे इतने नाराज़ हैं तो ना भूलें कि आपने उनको एक्सटेंशन भी दी थी। प्लस ये कि अब वो किससे कह रहे हैं कि होना चाहिए। आपकी वफाक में हुकूमत है, आप पंजाब में आपकी हुकूमत है, आप कहते हैं कि मेरी बेटी यानी मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब मुझसे भी आगे हैं, तो फिर वो उसी तरह से एक रेफरेंस दायर करें, इम्पीचमेंट का मुआवजा करें जिस तरह से मुशर्रफ साहब का किया था। तो फिर देर किस बात की है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर ऑफ नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीज़न, SAPM है, फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PTI के, उनको भी ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा रहमान साहब, ज़रा कोई बताइएगा, ये मुलाकात नहीं हो रही, पिछले 1.5 माह से नहीं हो रही, नवंबर का ख़तरा था लेकिन 15 दिन अक्टूबर की भी नहीं हुई, होनी है नहीं होनी है, और होनी है तो कब होनी है, या तहैया कर लिया है कि अब इमरान खान साहब जो है वो आगे आने वाले दिन जेल में कैद तन्हाई में ही गुजारेंगे? जी बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल से राना साहब की आपने गुफ्तगू सुनवाई। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि मैंने 1-1.5 हफ्ता कबल आपके प्रोग्राम में मैंने भी यही बात रखी थी आपके सामने कि एक बंदे के फंडामेंटल राइट्स अपनी जगह पर, लेकिन जब वो एक सज़ा काट रहा हो और सज़ायाफ्ता मुजरिम हो तो उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नहीं रहते जो एक आज़ादाना शहरी के होते हैं। सही है। और उस पर कुछ हदूद क़यूद होती हैं। सही है। और वो हदूद क़यूद उसको जो है रोकती हैं कि वो किसी भी तरीके की कोई सियासी एक्टिविटी ना करे या जेल से बैठे कोई सियासी जमात ना चलाए। बाकी उसकी फैमिली से मुलाकातें अपनी जगह पर, खैर मैं इस पर भी आता हूँ। लेकिन चूँकि आपने अपनी इंट्रो में बहुत सारी बातें की हैं, एक बात तो कुछ चीज़ें मैं आपके गोशगुजार करूँगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहीं किसी शख्स का नाम नहीं लिया कि इमरान खान के लाने वालों में कौन कौन थे। तो लाने वालों में जो एक शख्स था फैज़ हमीद, वो जाहिर है ऑलरेडी उसका ट्रायल चल रहा है। तो मैं बता रहा हूँ ना, उसके साथ और जो लोग थे। तो जनरल फैज़ हमीद के साथ जाहिर है सहूलतकारी सबसे ज़्यादा जुडिशरी ने की थी। उनके तमाम एक्शंस को वैलिडेट किया था साकिब निसार और आसिफ खोसा ने।
और मियाँ साहब की मुराद उन लोगों के मुतालिक है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक आपने बात की कि जो बानी तहरीक इंसाफ को लाने वाले अगर कोई ऐसा बंदा है इसके खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई या बाकी चीज़ें हैं, और आपने कहा कि हमने एक्सटेंशन दी, हमने सिर्फ और सिर्फ इदारे में तफरीक ना हो और तमाम सियासी जमातें और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पूरा रेफरेंस बनाकर पार्लियामेंट की तरफ भेज दिया। तो पीएमएलएन ने सिर्फ इसलिए कि चूंकि सिटिंग गवर्नमेंट, चूंकि प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है कि वो किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे। अगर प्राइम मिनिस्टर देना चाहता है तो हम 2 इंच की अपनी मस्जिद ना बनाएं, और अफवाज पाकिस्तान जो है वो पूरे मुल्क का इदारा है और एक कौमी यकजहती की अलामत है, उसमें हम ऐसी कोई बात ना करें कि उनके चीफ के ऊपर जो है कोई भी तनाज़ा खड़ा हो। तो जाने के बाद फिर आप ऐसी बात कर रहे हैं कि उनके चीफ के ऊपर तनाज़ा, अब भाई वो तो उनके चीफ ही थे ना। अगर आप उनको माइनस कर दें कि जी जनरल बाजवा तो कसूरवार नहीं थे और जो जनरल फैज थे वो कसूरवार थे, तो मैं अगर मुझे पता होता, मैं 2018 की, सर एक सेकेंड, 2017 और 2018 की मैं वो नवाज शरीफ साहब की तकरीर आपको याद करा दूं जिसमें वो जनरल बाजवा का नाम लेते थे। जी आपने 2020 में उन्होंने, मैं खुद बता देता हूँ, गुजरांवाला में तकरीर की थी, और जितना जनरल बाजवा का किरदार था उतना उन्होंने उसका जिक्र किया। जनरल फैज हमीद ने उस वक्त के आर्मी चीफ और अपनी जो उनके हुदूद क़यूद थी उसे तजावुज करके सब कुछ किया। मैं इस पे और जब वो रिटायर हो गए उसके बाद भी जो कुछ उन्होंने 2 सालों में किया, तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। उन्हें आर्मी चीफ ने नहीं कहा था कि 2 सालों में जो उन्होंने किया उसकी तो वो सजा भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे, जाहिर सी बात है। पूरा उनका उन्होंने ऐसे एविडेंस मौजूद है कि उन्होंने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को पीटीआई के हक में मैनिपुलेट किया। ठीक है, उनकी सजा दें, हम तो हमें मेरी क्या हमदर्दी है, जाहिर सी बात है जिसने जो किया वो भुगतेगा। बट द क्वेश्चन वो पाकिस्तान करेगी कार्रवाई, जो भी कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। शौकत यूसुफजई साहब वो कहते हैं कि जी मैं जरा पहले खान और सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकातों पे आ जाती हूँ आपसे। वो कहते हैं जी चूंकि वो उनका ट्विटर जहर उगलता है, जो राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं, और इसमें शायद कोई दो राय भी नहीं है, शायद क्या कोई दो राय नहीं। प्लस ये कि वो कहते हैं कि जी वो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि एहतजाज की, तोड़ की, फोड़ की, हमलों की, घेराव की, जलाओ की, तो फिर हम उनको इजाज़त दे ही नहीं सकते। तो इसका तो मतलब ये है कि मैं ना ही समझूँ और फिर वो अब कैद तनाई की ज़िंदगी गुजारेंगे। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब जब तक थे उस वक्त तक तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। उसके बाद जब ये आए हैं, क्यों नहीं थी? अली अमीन गंडापुर साहब भी नहीं मिलते थे, वो तो रोते रहते थे बाहर खड़े कि मुझे भी नहीं मिलने दे जाता। इमरान खान साहब अंदर से कहते थे कि जी अली अमीन गंडापुर से कहो मुझसे आके मुलाकात करे, वो कहते थे देखें जी मुलाकात नहीं करने दी जाती। ये कह रहा हूँ कि उस वक्त तक तो मुलाकातें होती रही ना, ये अर्ज कर रहा हूँ, उस वक्त तक तो मुलाकातें होती रही ना। मैं इस पे आता हूँ, उसका क्रेडिट बैरिस्टर साहब को ज्यादा दे दें आप। दूसरी बात, जब उनके वो चेंज हुए और सोहेल अफरीदी आया, तो उसके बाद मुझे बताओ कि कौन सा जलाओ जला हुआ है। ये सिर्फ एक बहाना है। ये चूंकि शरीफ फैमिली के अंदर एक वो होता है इंतकामी कार्रवाई का, तो खुद तो ये नहीं कर सकते, अब हुकूमती वसाइल के जरिए इंतकाम ले रहे हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक, बड़ा खतरनाक बात भी है कि यहाँ पे देखें सूबे के वज़ीर आला है सोहेल अफरीदी, 4.5 करोड़ आवाम के, और ये आगे से हमें कहते हैं जी आप सूबे पे क्यों तवज्जो नहीं दे रहे हैं। भाई सूबे पे तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 10 मिनट की मुलाकात है ना, आप ही तो ज़ाया कर रहे हैं टाइम। बार बार आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, जा रहे हैं। 8 बार तो बस सोहेल अफरीदी जा चुका है। मैं भी, चूंकि मेरा नाम भी था मुलाकात करने वालों में, मैं भी साथ था उनके। हम पूछते रहे, कोई एक SHO लाके खड़ा कर देते हैं। देखें, ये चीज़ें, तारीख, हिस्ट्री बदलती रहती है। ऐसा ना हो कि कल फिर आपके साथ भी ये हो, एक चीफ मिनिस्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव आके खड़ा हो जाए SHO के सामने और उससे हमने बड़े तहम्मुल के साथ और सोहेल अफरीदी को जो आपने इनके साथ किया था वो उससे बढ़कर कर रहे हैं। आप आइएगा तो आप इससे बढ़कर कर लीजिएगा। एक बात मुझे बताएं शौकत यूसुफजई साहब, एक बात, जो इमरान खान साहब की जो ट्वीट्स होती हैं, जो एक्स पे पोस्ट होती हैं, आप उनको रीट्वीट और लाइक करते हैं? देखिए, इमरान खान के पास ना तो मोबाइल है। नहीं, एक सेकंड, या तो इमरान खान साहब उसको ना एक सेकंड सर, एक सेकंड, मेरा सवाल कुछ और है। मैंने कहा आप उसको रीट्वीट या लाइक करते हैं? नहीं, मुझे तो जब पता है ही नहीं कि कहाँ से हो रहा है, तो मुझे क्या पता। मेरे पास आप ही कहते हैं कि वो इमरान खान नहीं है। आज तक नहीं, मुझे नहीं पता है। देखिए, पार्टी अभी तक उसको ऑन नहीं कर सकी है, और ना हमें पता है। हाँ, कोई ऐसी चीज होती है जो आजकल तो देखें AI सिस्टम शुरू है आज। आप इमरान खान के अकाउंट को ऑन करते हैं, नहीं करते हैं? आप कह दें कि जी मुझे नहीं पता, मैं नहीं ऑन करता। मुझे क्या पता कौन सा अकाउंट है, मुझे तो पता ही नहीं है। जो इमरान खान साहब का पर्सनल अकाउंट है सर। इमरान खान जेल में, उनके पास तो एक पेन भी नहीं छोड़ते हैं, तो मोबाइल कहाँ से आ गया?
और ये बातें करना कि जो एक अकाउंट में ये हो रहा है वो हो रहा है। देखिए आज बहुत सारे लोग इमरान खान के नाम पे पैसे भी कमा रहे हैं। हाँ। हर एक ने अपना एक वो खाता खोला हुआ है, रोज जो है ना वो तो उसके सबकी जिम्मेवारी हम तो नहीं ले रहे हैं ना। हम क्यों जिम्मेवारी लें भाई? हम पार्टी है, इतने अरसे से सुहेल अफरीदी 8 मरतबा चला गया, उसने वहां जाके आराम से बैठ जाता है, आराम से वापस आ जाता है। आप इसका मजाक उड़ा रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि जी आइन और कानून के मुताबिक मुलाकात होगी, तो ये आइन कानून हमें बता दें ना, ये कौन सा आइन कानून है? हाईकोर्ट ने तो कह दिया कि मुलाकात करा दें, और तो ये आई डोंट नो कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये शौकत यूसुफ ज़ई साहब, वैसे हुज़ैफर रहमान साहब ये जो बात कर रहे हैं ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा 24 मार्च का एक फैसला दिया था कि मंगल को और जुमेरात को मुलाकात हो। अब अगर उस फैसले की भी कोई हुक्म अदूली कर रहा है तो वो कौन है? हुकूमत है, तौहीन अदालत कर रही है? जी, मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि है फैसला खुद बाइसे तौहीन अदालत, कुछ कहकर मैं तौहीन अदालत नहीं करता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जिस फैसले की आपने बात की है, आपने अब वो जजमेंट पूरी पढ़नी है या इस प्रोग्राम के दौरान अगर आप चलाना चाहें वो भी चला सकती हैं। उसमें बाकायदा पैरामीटर्स मुकर्रर किए गए थे जी। और उस पैरामीटर्स में कहीं ये नहीं था कि आप जेल मैनुअल की वायलेशन करें। जेल मैनुअल पढ़ें आप, जेल मैनुअल के अंदर कोई सजा याफ्ता मुजरिम सियासत पे बात भी नहीं कर सकता। सर, हमने तो सजा याफ्ता मुजरिम को जेल से निकल के लंदन जाते देखा है, फिर वहां पे पूरी काबीना को एक सेकंड सर, ना सवाल का जवाब आपको दे दूं, मैं पूरा दीजिएगा, लेकिन मुझे बात कंप्लीट करने दें। हुज़ैफर रहमान साहब बात कंप्लीट करने दें, जरूर दीजिएगा। फिर हमने सजा याफ्ता मुजरिम को ना सिर्फ मुल्क से बाहर जाते हुए देखा है, बल्कि वहाँ पे फिर वो मफरूर भी करार हो गए और यहाँ से पूरी कैबिनेट जाती थी उनके साथ सलाह मशवरे सियासी करने, और फिर वो वापस आती थी। तो हमने तो इस मुल्क में ये भी देखा है सर, सजा याफ्ता भी, मफरूर भी। बहुत शुक्रिया। अब आपने मुझे बात मुकम्मल करने देनी है, चूंकि जाहिर है आपने अपनी बात रखी है, तो व्यूअर ने करना है कि आप दुरुस्त फरमा रही हैं या मैं दुरुस्त फरमा रहा हूँ। आप फरमाइए। पहली बात तो सजा याफ्ता मुजरिम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल लेने के बाद यहाँ से बाहर गया था, और बाहर जाकर जो उसकी मेडिकल कंडीशन थी, ये जरूर एतराज था कि उसने इस टाइम में वापस आना था, उस टाइम में वापस नहीं आया। लेकिन सुन ले मेरी बात, और जब वो उस टाइम के बाद वापस आया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी मजबूरी को कबूल किया। और ये भी जहन में रखें कि उसके वापस ना आने के दौरान उसके उस FIR या उस रेफरेंस में उसकी बेटी और दामाद इन्वॉल्व थे, बाइज्जत बरी हुए। तो अगर किसी को कोई कोर्ट रिहा करती है और वो उसके बाद मुल्क से बाहर चला जाता है, आप उसको ये एवेल्यूएट नहीं कर सकते कि वो फिर उसके बाद सजा याफ्ता मुजरिम ठहरा। आप, अगर मैं कानून का तालिब इल्म हूं, आपको गोशगुजार कर दूं, जब आप किसी को बेल देते हैं तो टेम्परेरी आप उसकी सजा को सस्पेंड करते हैं। तो इसलिए ये दो डिफरेंट केसेस है। बानी तहरीक इंसाफ को मैं बात तो कर लूं जी। बानी तहरीक इंसाफ को कल कोर्ट बेल दे दे, सजाएं सस्पेंड कर दे, वो बाहर आ जाए, उसके बाद वो जिस तरह मर्जी सियासत करें, हम बात ही नहीं कर सकते। हम कौन होते हैं रोकने वाले? लेकिन अगर आपकी अभी अपील पेंडिंग है, 14 साल आपको सजा हुई हुई है, आप उसके बाद भी कोई जमहूरी जिद्दोजहद नहीं करना चाहते, आप कहते हैं इस्लामाबाद पे मुसल्ला जत्था आए जो 26 नवंबर 2024 को अपना काम मुकम्मल नहीं कर सका, यहाँ अगर वो लाशें बिछाए, आप कहते हैं मरो और मार दो की पॉलिसी पे यकीन करो। शौकत यूसुफ ज़ई साहब वो कह रहे हैं बानी ये करना चाह रहे हैं मुलाकातों से, तो हम कैसे कराएं? मुल्क को तो नहीं दाव पे लगा सकते ना उनकी ख्वाहिशों के। हुज़ैफा यंग है, शायद इसको ज्यादा मालूमात नहीं है कि इसी बांग्लादेश का हवाला जो है वो इनके लीडर नवाज शरीफ ने भी दिया था, पिछले दिनों ही दिया था। तो दो गलत कभी भी एक दुरुस्त नहीं हो सकते। अगर उन्होंने दिया था, मैं उसका दिफा नहीं कर रहा, मैं उसका दिफा नहीं कर रहा। अगर उन्होंने कुछ दिया था, मैं उसका दिफा नहीं कर रहा। नहीं, आप मेरी बात तो सुन लेना। खैर है, गुजारा कर सर। देखिए, ये उन्होंने भी इसकी मिसाल दी थी कि जब मैंडेट तस्लीम नहीं होता है, और ये नवाज शरीफ साहब बार बार कहते रहे कि जी शेख मुजीब का मैंडेट तस्लीम नहीं हुआ तो क्या हुआ। ये आप देख लें, उनके इंटरव्यूज देख लें। लेकिन बहरहाल आपने मिसाल दे दी। देखें, अभी तक जब ये तो आप ऑप्शन नहीं छोड़ रहे हैं ना। अगर ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे तो क्या एहतजाज करना गैर आईनी है? लेकिन एहतजाज करें तो आप पुलिस को लाके खड़े करके फिर आप कहते हैं ये 26 नवंबर हो गया, उसके बाद फिर कोई और नवंबर आ जाएगा। तो मेहरबानी करें, एक मुलाकात की बात होती है ना, अगर मुलाकात हो जाए तो सारी टेंशन खत्म। लेकिन एक देखे ना, इतने बड़ी APC हमने कराई है, उस APC में पहली दफा नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी, NP, शेरपाओ ग्रुप, बाकी सारे ग्रुप, जमात इस्लामी, वो सारे बैठ के मिलके उन्होंने एक मुत्तफिका एलानिया जारी किया।
और वो एलामिया ये था कि दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए वफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठे। उसमें नून लीग के अपोजिशन लीडर है असम्बली का, वो उसमें बैठा था। गवर्नर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बैठा था जिनका बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसके बावजूद आपने उस पे कान नहीं धरा, वफाकी उस तरह आ ही नहीं रही है। अपने वहां से कहती भाई ये मतलब देखिए ना, जो बातें दे रहे हैं आवाम के लिए, ये नहीं कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा, जो हुकूमत कह रही है कि वो जलाओ गिराओ की सियासत पे उकसाते हैं, और प्लस के ट्विटर हैंडल जो है वो उनका एक्स जो है। आप मुझे बताएं कि ये जो सुहेल अफरीदी साहब आए हैं, क्या इसके बाद कौन से ट्वीट आया है कि जिसने आग लगाई है? मुझे बताएं ना जरा। यही तो माहौल बना रहे हैं। आप मुझे बताएं कि एक बंदे को आप दीवार से लगाएं ना सर, ऐसा ना कहें। पीटीआई की जो ऑफिशियल अकाउंट है उससे बड़ी बड़ी ट्वीट्स आई हैं, अब आप उसको ऑन ही नहीं कर रहे, तो फिर मैं क्या ऐसे ऑन करके आपको? मुझे पता भी नहीं है ना, मैंने देखी है ना, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका है वैसे। खान साहब खुद जेल में और ना उनके पास मोबाइल है ना, अगर वो इतने बड़े जो उनके हर सर के ऊपर जो है ना हर जगह मसला, इसका मतलब ये है कि मसला जो है वो इसी तरह से जारी और सारी रहेगा। लेकिन बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि हमारे पास जब कुछ ऑप्शन नहीं है तो फिर हम सड़कों पे आएंगे। तो अगर उस निगरानी में भी हो उनका पैगाम बाहर जाता है तो फिर तो इनकी नालायकी है ना। नहीं, अपनी बहन से मुलाकात करेंगे, बता देंगे, वो आगे चला जाता है। खैर एनीवेज मामला इसी तरह से चलना है। लेट्स सी कि कब जो है वो सैनिटी प्रिवेल करती है और थोड़ी सी बेहतरी आती है, लेकिन बेहतरी तभी आएगी जब बैठ के बात करेंगे, डायलॉग्स होंगे। बहुत शुक्रिया हुज़ैफर रहमान साहब आपका भी, शौकत यूसुफ साहब आपका भी। प्रोग्राम में लेते हैं ब्रेक से वापस आते हैं। तो 28वीं तरमीम की बहुत ज़्यादा धूम है, और धूम इसलिए ज़्यादा है कि वो शिकें जो 27वीं तरमीम से निकाल दी गई थी 18वीं तरमीम के हवाले से, जिस पे पीपल्स पार्टी कहती है कि वो हमारी रेड लाइन है और ओवर आर डेड बॉडी, तो फिर वो दोबारा शामिल होंगी। और पीपल्स पार्टी के लिए लोग जो है वो अच्छा ख़तरा आने वाले दिनों में देख रहे हैं, जिनमें से कंवर दिलशाद साहब भी हैं। उनको हमने प्रोग्राम में आज मदऊ किया है। कुछ आर्टिकल्स उन्होंने बड़े खौफनाक किस्म के लिखे हैं पीपल्स पार्टी के लिए। शैला रज़ा साहिबा भी हमारे साथ होंगी। स्टे विद अस। जिन्हें प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ पर बात हो रही है कि जो अभी हाल ही में 23 नवंबर को ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं, उसमें जो रिज़ल्ट आया है, यानी PMLN की 6 सीट्स में इजाफा हो गया है। यानी अब जो हुकूमती इत्तेहाद है उसमें जो पीपल्स पार्टी पे डिपेंडेंसी है वो हुकूमती इत्तेहाद की ख़त्म हो गई है। शायद ये बड़े लोग इसको इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं। लेकिन जो 18वीं तरमीम की जो बातें थी, जो शिकें कुछ शामिल की गई थी 27वीं आईनी तरमीम में, अब दोबारा से बातें जो हो रही हैं कि 28वीं आईनी तरमीम आएगी, वो तमाम चीज़ें जो 27वीं में रह गई वो कर दी जाएंगी। और पीपल्स पार्टी को इन्फॉर्म कर दिया भी गया है। इन्फॉर्म से ज़्यादा कहा जा रहा है कि वार्न कर दिया गया है कि इसमें रखना नहीं डालें, वरना हालात के ज़िम्मेदार आप होंगे। कंवर दिलशाद साहब ने भी आज एक कॉलम लिखा है, वो भी बड़ा इंकशाफात से भरपूर कॉलम है। हम और आप जानते हैं कि अपोजिशन लीडर की जो सीट है असम्बली में, वो अभी तक खाली है। महमूद अचकज़ई साहब का नाम दिया था PTI ने, लेकिन उनकी क्लियरेंस नहीं हो रही। वो लिखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नए अपोजिशन लीडर होंगे और मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन सकते हैं। लेकिन जो 18वीं तरमीम का रोल बैक का मामला है या उसकी कुछ चीज़ों का, उस पर पीपल्स पार्टी कैसे रिएक्ट करेगी? शैला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। उसी तरह से कंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर दिलशाद साहब, आपसे इस बात का आगाज़ करती हूँ। आज भी आपने एक कॉलम लिखा, उसमें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें लिखी हैं। जरदारी साहब के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से भी लिखा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से भी लिखा है। लेकिन जो आपने बड़े इल्ज़ामात लगा दिए हैं 18वीं आईनी तरमीम पर कि जी वो एक एजेंडा था, गैर मुल्की एजेंडा था, हामिद करज़ई साहब का उसमें बड़ा रोल था, वो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ था, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? देखिए, जब से ये 18वीं अमेंडमेंट आई है 10 अप्रैल 2010 को आई है, उसी वक्त से हमारे इसके बारे में बड़ा कंसर्न था। और जब ये ड्राफ्टिंग की पोजीशन पे थी तो उस वक्त भी हम पार्लियामेंट में जाकर, हम जो हमारे पार्लियामेंट के उस जमाने के मेंबर थे, उनको हम जाके कहते थे कि जनाब आप जो कर रहे हैं, आपका सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि हमने जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की बाकियात को ख़त्म करना है। वो ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। ये 17वीं अमेंडमेंट में उन्होंने तरमीम करनी थी, वो भी दुरुस्त है। लेकिन मैंने सवाल ये किया रज़ा रब्बानी साहब से भी, इसाक डार से भी, आप ये जो बाकियात तो ख़त्म कर रहे हैं परवेज मुशर्रफ साहब की, तो वही बाकियात ख़त्म कर दे जो उन्होंने अपने आइन के आर्टिकल के 224 के तहत
ख्वातीन की और मिनॉरिटी की नशिस्तें जो है वो अलाउट की, तो वो भी तो परवेज मुशर्रफ की बाक़ियात ही है ना, तो वो भी खत्म करें आप। कहते वो तो आपने खत्म नहीं करनी, जब मैंने वो खत्म नहीं करनी तो फिर बाक़ियात कौन सी खत्म कर रहे हैं आप। फिर मैंने कहा मुशर्रफ साहब ने कौमी असम्बली की नशिस्तें 207 से 272 कर दी, अब ये भी खत्म करें। सेनेट की सीटें 85 थी, वो 100 कर दी, वो भी खत्म करें। तो ये होती है ना बाक़ियात खत्म करने वाली बातें, लेकिन जो अपने मफाद में थी उसको बरकरार रखा। और बाद में इन्होंने कहा कि जनाब हमने अपने जो हमारे जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के जो कंकरेंट लिस्ट है, हमारे दोस्त बैठी हुई हैं, ये जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको एक ही लम्हा क्या पता है, तो जो कंकरेंट लिस्ट है वो तो बुनियाद होती है, उस कंकरेंट लिस्ट को सारा खत्म करके उस सूबाई हुकूमतों को दे दी, जिसकी बना पर सबसे बड़ी अहम बात जो आजकल बात चल रही है, बहस चल रही है, वो कह रही है कि जी फेडरल गवर्नमेंट के पास तो फंड ही नहीं है और सारे फंड जो हैं वो 57.50 जो है वो सूबों को चले गए। तो वो जो नेशनल फाइनेंस का अवार्ड का है वो खत्म करना चाहती है मौजूदा हुकूमत, जिसके तहत ये 28वीं अमेंडमेंट आने वाली है। 28वीं इसके साथ एजुकेशन जो है वो भी वापस जाएगी फेडरल गवर्नमेंट को। और तीसरा जो है आइन का आर्टिकल 140 बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वो भी जो है वो भी फेडरल गवर्नमेंट को चला जाएगा, वो MQM का मुतालबा है। तो ये सारी चीजें जो हैं अब आपके साथ टर्न बाई टर्न जा रही है। बाकी हम नहीं जाते और हमने तारीख बयान कर दी है कि ये अच्छा ये कब तक आ जाएगी 28वीं अमेंडमेंट, कुछ आपको अंदाजा है? नहीं, मैं अर्ज करूँ ना आपके क्या के बाकी तो 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत पेश आएगी। exactly. अभी तो सिंपल मेजॉरिटी दी है ना नवाज शरीफ साहब की पार्टी, तो क्या 2/3 मिलने जा रही है? 2/3 मेजॉरिटी होने में देर नहीं लगेगी, हो जाएगी, उसकी कोई देर नहीं लगेगी। अगर पीपल पार्टी नहीं देगी तो तभी 2/3 मेजॉरिटी के लिए इनके पास वो जो आजाद मेंबर है पार्लियामेंट के जिनका नाम था PTI, वो सारे उधर चले जाएंगे, वो वोट देंगे तो 2/3 मेजॉरिटी पूरी कर देंगे, वो कोई मसला नहीं। ये तो आप एक और नया आप इंकशाफ कर रहे हैं शैला रज़ा साहिबा। फिर पीपल्स पार्टी किधर जाएगी? सिर्फ 27वीं आईनी तरमीम आ रही थी, शैला साहिबा आप मेरे साथ स्टूडियो में बैठी थी, हम उस सब यही बात कर रहे थे, आपने कहा ये नाकाबिल कबूल, ये नाकाबिल कबूल, ये नाकाबिल कबूल, बाकी करा लें। अब वो सारी 28वीं में आ रही हैं, फिर क्या करेगी पीपल्स पार्टी अपनी रेड लाइन का? अच्छा, एक तो ये क्या मैंने कंवर साहब का आज आर्टिकल नहीं पढ़ा, क्योंकि जैसे ही जो है वो एडजर्न हुआ सेशन और मैं कराची आ गई, वरना बिहाइंड द स्क्रीन भी इनसे बात करती, थोड़ी हुज्जतें करती और फिर फिक्स मैच खेलती है ना। नहीं ऐसा नहीं है, इंसान लर्न करता है। नहीं आई नो ऑन लाइटर नोट, तो जब परवेज मुशर्रफ ने हुदूद ऑर्डिनेंस के ऊपर जो है लचक दिखाई, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि परवेज मुशर्रफ के 47 से 42 लोग ने एब्सटेन किया और पीपल्स पार्टी ने जाकर उसको रिलैक्स करवाया, क्योंकि कोई कानून पास हो जाए तो वो सिंपल मेजॉरिटी में हो जाता है, लेकिन फिर उसको रिपील 2/3 में किया जाता है। तो ये मसला है। तो हम हमेशा से खवातीन के हामी। अब जो दूसरी बात है खवातीन के हुकूक और उनकी आगे बढ़ाने के लिए, अब जो दूसरी बात थी वो ये थी कि सेनेट में जाहिर है कि उनके पास अभी नहीं है अक्सरियत और सेनेट में वो फंसेंगे, लेकिन क्या सिर्फ इसके सामने पीपल्स पार्टी खड़ी है कि आप जो है वो NFC का शेयर कम कर दें, इसके सामने KP हुकूमत भी खड़ी है। और आपको तो पता ही है, मरियम साहिबा कहती हैं पंजाब की तरफ किसी ने उंगली भी की तो मैं तोड़ दूंगी, तो वो भी खड़ी हो जाएंगी। पंजाब तो आपको पता है नहीं खड़ा होगा, पंजाब जहाँ खड़ा है वो आपको ही पता है पंजाब कहाँ खड़ा है। रह गई KP हुकूमत, तो उसको पूछता कौन है, उसको घास कौन डालता है? जो ओन करती है ना 18वीं तरमीम को, वो तो पीपल्स पार्टी है। अब पीपल्स पार्टी बिल्कुल करते हैं, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ, वो तो क्लेम कर रहे हैं 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी, PTI मिल जाएगी। लेट्स सी कि इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या होगी अगर ये 28वीं आईनी तरमीम आती है, जिसमें NFC अवार्ड पे कट होगा, जिसमें कुछ जो मिनिस्ट्री या जो है वो वापस यहाँ पर आएंगी, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें। फिर 140 आर्टिकल 140 जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी की दोनों को मैं दोनों को इस पर बात कर देती हूँ। देखें, 18वीं तरमीम के बाद डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो था वो दिसंबर 2013 से होना था और ज़ाहिर है हम उसमें चले गए थे। तो हम तो अभी भी समझते हैं कि 18 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको डिवॉल्व होना है, और ये कि सर्विसेज के अलावा सेल्स और गुड्स पे भी टैक्स सूबों को जाना चाहिए, और इसकी वजह से हमने बहुत बेहतरी भी आई है। तीसरी बात हम ये समझते हैं
कि जो हम करना चाह रहे हैं कि 18वीं तरमीम को हम रोल बैक नहीं होने, और जो एनएफसी वाली बात है वो मैंने उसमें हमारी जो भी हैसियत होगी हम उसमें अपना एक मुखालफत पर अपना मौक़िफ़ रखेंगे। जहाँ तक बात है 140 की, तो जो हम कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है ये हमारे सूबे के लोगों के, आप नहीं चाहते आर्टिकल 140 जिसमें उसको भी आइन का हिस्सा बनाया जाए, जैसे जिस तरह से इलेक्शंस होते हैं? उस पर बात कर लेते हैं। उसको हम सिंध के ऊपर डाला गया, जबकि कंवर साहब भी गवाही देंगे। सिंध की तो बात ही नहीं कर रही, मैं तो ओवरऑल बात कर रही हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा तो मैं तमाम सूबों के लिए आ जाएगा। मैं बात करना चाह रही थी कि पंजाब के मॉडल को सपोर्ट किया जा रहा है, वो हमारे मेंबर्स जो थे उन्होंने उसको बनाया और उसको पंजाब के लोगों ने अप्रूव किया। उसके लिए शकील मेमन साहब ने MQM से कहा है कि अगर आपको पंजाब का मॉडल चाहिए तो हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने बनाया, हम जो उन्होंने भी बनाया हम कर देते हैं। ठीक है, एक बात को तो सराहना चाहिए, और वो मैं जरूर कहूंगी कि वाहिद सूबा है जिसने तमाम ड्यूरेशन जो थी वो भी पूरी की और नया कानून भी बनाया। देखिए शैला रज़ा साहिबा, मैं बात इतनी कर रही हूँ, जो बात कंवर दिलशाद साहब कर रहे हैं कि आर्टिकल 140 यानी जिस तरह से जनरल इलेक्शंस होते हैं, ड्यू होते हैं, हर 5 साल बाद कराने ही कराने हैं, उसी तरह से बल्दियाती इंतखाबात भी कराने ही कराने। हम तो करा रहे हैं, और है ना वाहिद सूबा है जिसने कराया है, और वाहिद सूबा है जिसने 2023 में PFA किया, यानी प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड। और आज जो हम कहते हैं कि टाउन्स के 27 बिलियन जमा तब जाके किया जब आपका मेयर आया, वरना तो आप लोगों ने सोचा भी नहीं था। तो अच्छा, पहली दफा मेयर आया ना भाई साहब, पहली दफा तो क्यों? अगर कोई और गवर्नमेंट आ जाएगी तो आप लोग नहीं करेंगे? भाई 30 साल से तो MQM का कब्जा था बल्दियाती सेटअप पे। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, पीपल्स पार्टी कहती है हमने तो मज़ामत करनी है, तो फिर दूसरी सूरत हाल क्या होगी? और जो आप ये बात कर रहे थे पिछले दिनों के जी अगले साल इलेक्शन भी हो जाएंगे, वो क्या कहानी है? देखा जी, ठीक है, शैला रज़ा का पॉइंट ठीक है, उनका पार्टी अच्छी मशहूर पार्लियामेंटेरियन है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा तारीखी हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू है। ना वो कह रही है कि पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत करेगी जब ये तरमीम में 28वीं तरमीम आएगी और अगर उसमें ये शिक़े आएंगी। तो इनमें दमखमी नहीं है, मुखालफत कैसे करेंगे? जिस वक्त तो सब फैसला आ जाएगा, वो टेबल पे आ जाएगी तहरीक, तो किसी ने साहब अभी भी तो नहीं आने दिया। हमें नजर आ रहा है कोई मुखालफत नहीं है। वो 26वीं अमेंडमेंट हुई तो हमने उस वक्त भी उन्होंने इसका इदराक नहीं था पीपल पार्टी की अपने रहनुमाओं का कि नवाज शरीफ भी खिलाफ था, अंदरूनी खाना, और शहबाज भी खिलाफ था, लेकिन बिलावल जरदारी साहब ने सारा पाकिस्तान हिला के रख दिया। वो 26वीं अमेंडमेंट हमने उस पर भी लिखना शुरू किया था, 26 के बाद 27वीं आ रही है। एक सेकंड सर, मैं भी बात करूं। शहबाज शरीफ भी खिलाफ थे और बिलावल भुट्टो जरदारी भी खिलाफ थे, तो फिर लाया कौन था? अंदरूनी तौर पर इन्हें इदराक तो है नहीं, जैसे तकरीर लिख के दे दी, असेंबली बात कर दी, लेकिन मसला ये होता है अंदरूनी तौर पर देखना चाहिए था। शहबाज भी खिलाफ था, नवाज शरीफ भी खिलाफ था, तो फिर लाया कौन था 26वीं अमेंडमेंट को? उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें आप, उन्होंने शहबाज शरीफ खिलाफ थे, नवाज शरीफ खिलाफ थे, बिलावल जरदारी साहब ने फर्दुर रहमान के घर तवाफ करना शुरू कर दिया, जैसे हमारे खाना काबा का तवाफ होता है, तो वहाँ उन्होंने तवाफ शुरू कर दिया फर्दुर रहमान के घर। 50 दफा गए मौलाना फर्दुर रहमान के घर पे। ये क्यों गए थे बिलावल जरदारी साहब? और अपनी पार्टी के चेयरमैन थे, या क्या जरूरत जाने के उनको? लेकिन बहरहाल बड़ी मेहनतें खुशामदी करवा के उन्होंने पास करवा दी। जो 26वीं अमेंडमेंट आ गई तो हमने उससे लिखना शुरू कर दिया था। 27वीं आ रही है, जब 27वीं अमेंडमेंट खत्म हो गई हमने कहा 28वीं आ रही है। अच्छा, मुझे एक रिस्पॉन्ड कर दे, मैं शैला साहबा की तरफ जाऊंगी। आ रही हूँ शैला साहब, आ रही हूँ। आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अपोजिशन लीडर बनते हुए देख रहे हैं? नहीं, शैला रज़ा पूछे बिलावल जरदारी साहब से कि क्या मैसेज गया था उनको कि जनाब आपने 28वीं अमेंडमेंट में अगर रखना की कोशिश की तो हम भी देख रहे हैं जी। शैला रज़ा साहब पैगाम गया। अच्छा, पहली बात कंवर दिलशाद साहब, कंवर दिलशाद साहब, मैं सबका बहुत एहतराम करती हूँ, लेकिन मैं अपनी लीडरशिप के लिए भी, एक मिनट मैं बात करने दे ना, मुझे बात करने दे, लेकिन मैं भी अपनी लीडरशिप के लिए चाहूंगी कि लोग एहतराम करें। जब हम उर्दू की स्पीच लिखते थे ना, उस वक्त भी बेनज़ीर का बेटा तारीख पे ग्रिप रखता था और हमें पॉइंट्स कहता था कि मुझे इस पे स्पीच चाहिए, क्योंकि उसकी उस वक्त उर्दू कमजोर थी। आज उसकी माशाल्लाह उर्दू भी बहुत अच्छी है और वो अपने मामले में बेटे काम नहीं। दूसरी बात बेटे काम आते हैं अगर उनमें
बेटे काम आते हैं अगर वो कोई आइडियोलॉजी खानदान रखता हो, जो ना रखता हो उसकी बात छोड़ दें। दूसरी बात जो है वो जितना मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को, जनाब जुल्फकार अली भुट्टो को इतना मैं जानता हूँ, इतना कोई भी नहीं जानता। मेरे जुल्फकार अली भुट्टो साहब से ताल्लुकात है। चले मैं तो सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि दो इंपॉर्टेंट चीजें शैला रज़ा साहिबा इन्होंने की हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अपोजिशन लीडर होंगे और नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम बन जाएंगे। नवाज शरीफ साथ पाँव के खाक भी नहीं है बेनजीर के मुकाबले में। ओहो, मैं कुछ और कह रही हूँ। बेनजीर साहिबा तो दुनिया में नहीं है, जाहिर सी बात है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं ये कह रही हूँ कि आपने लिखा है कि नवाज शरीफ साहब चौथी दफा वजीर आजम बन सकते हैं। तो मुझे बात करने देना, आप उनसे कितनी दफा पूछेंगी? मुझे बात करने दें। आपसे ही पूछा था मैंने, आप जवाब दें। क्या मैसेज गया है बिलावल भुट्टो जरदारी को? बोले जा रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, जो 26वीं आईनी तरमीम है ना जिसकी ये बात कर रहे हैं, वो 57 पॉइंट्स थे उसके, और जिसको सीधा सीधा आजम नजीर तारड़ ने कह दिया था मुझे नहीं पता उसमें क्या है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो हमारे मुल्क की सियासत है उसमें डायलॉग को डाला और मौलाना को शामिल किया, उस पर कंसल्टेशन बनाई, इस तरह PML NBI, और हमने उसमें PTI को भी इनकॉर्पोरेट किया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये उनकी 4 अमेंडमेंट थी, उसमें से एक अमेंडमेंट ये थी, हमने उनको रखा और उनके ऊपर किया। हमें पता था ये नहीं होगा। ना इसमें पंजाब ने प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई, ना KP ने बनाई, हमने बनाई। ठीक है, हमने उसको बेहतर किया, एज इट इज नहीं लिया, हमने उसको लिया और उसका अपना दर्द बनाया। और 27वीं को भी सबसे पहले चेयरमैन ने उसको जो हो गया सो हो गया। शैला रज़ा साहिबा 28वीं पे हो गया। नहीं, आपने शाह साहब कुछ भी बात कह के आगे नहीं कर सकते इस तरह। और अब भी अगर जो बात है, जब चेयरमैन ने ट्वीट किया था 27वीं तरमीम से पहले, तो उसके साथ ही कि हमारी उस पे CEC बैठती, पहले ही मौक़िफ़ आ गया था कि पीपल्स पार्टी इस पे समझौता नहीं करेगी। जिसको लानी है 28वीं तरमीम, और अगर उस 28वीं तरमीम में NFC के शेयर का कम करना और कुछ जो है डिपार्टमेंट उनको रिवर्ट्स करना, ये हमें मंजूर नहीं होगा। और आप भी इधर हैं, हम भी देखेंगे। और दिलशाद साहब, मैं आपके इस तजज़िये को रद्द करती हूँ कि नवाज शरीफ वजीर आजम बन जाएंगे। नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी अपोजिशन लीडर बनेंगे? देखिए, हम ये बहुत अगर हमें हुकूमत में रहना होता ना तो हम वजारतें लेते। अरे भाई, जैसे नवाज शरीफ का 2 टोक जवाब दिया है, बिलावल भुट्टो का भी 2 टोक जवाब देना। बनेंगे नहीं बनेंगे? मैं आपको यही कह रही हूँ कि अगर इस तरह की हरकतें की गई, क्योंकि अभी तक जो हमारे और नून लीग के दरमियान समझौता है, वो कोई लेजिस्लेशन उस वक्त तक नहीं करते जब तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लेजिस्लेटिव कमेटी उसे देख के अप्रूव नहीं करती। अगर नहीं अप्रूव करेगी तो आप अपोजिशन लीडर बनने के लिए तैयार हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? बिल्कुल हमारी पार्टी बड़े अरसे से कह रही है। ठीक है, और हम चाहते हैं, लेकिन अब ये पार्टी का डिसीजन। बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया। शाह साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। 2 अहम तरीन इंकशाफात वो ये कि पीपल्स पार्टी शायद इसका हिस्सा ना बने इस 28वीं आईनी तरमीम का, क्योंकि ज़ाहिर है उसने सियासत भी करनी है, अपना सूबा भी बचाना है। उस सूरत में अपोजिशन लीडर बन सकते हैं। और याद रखें कि अपोजिशन लीडर की सीट अभी भी खाली है। लेकिन जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो कंवर दिलशाद साहब ने कहा है कि PTI जो इस्सत आज़ाद हैं या जो भी ज़ाहिर इस वक्त हैं, उनको नाम इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद किया है, तो वो जो है वो 28वीं तरमीम के हक़ में वोट डालेंगे तो उनको 2/3 अक्सरियत मुकम्मल हो जाएगी। अब वक्त का इंतज़ार कीजिए, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, देखेंगे फिर बात करेंगे। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।